गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली बाकी जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करे थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने लिंक डाला होगा, आप इस पे इधर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल और हिट करें बेल आइकन को ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आने के लिए। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है इस स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का, उसका नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। एक बार इनके बिजनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है वो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल सप्लायर है सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का, जो कि बेसिकली ये लोग सप्लाई करते हैं बहुत बड़ी एफएमसीजी एमएनसीज जो हैं, और एफएमसीजी वैसे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको भी, एंड केटर्स एक्सक्लूसिवली टू एचपीसी सेगमेंट। जो एचपीसी होम एंड पर्सनल केयर का सेगमेंट होता है उस पर ये लोग मेनली फोकस करते हैं। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूँ तो इनके कुछ 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो 80 प्लस कंट्रीज़ में हैं, और 1750 कस्टमर्स हैं इनके, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप इनके मेजर कस्टमर्स देखें तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं। सारे जाने माने नाम है: कोलगेट पैल्मोलिव, हिमालय, लॉरियल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रेकिट बेनकाइजर, यूनिलीवर, और उनके और भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बारी हम देख लेते हैं कि वाई वी रियली लाइक इट। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं वो है कि जो इनका मेजर बिजनेस है वो एकदम टॉप नॉच एमएनसी से आता है, तो उससे इनको बड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। बेसिकली जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डील करते हैं और उनमें इसका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। वो जो सेगमेंट है वो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या होता है कि जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो अपना जो प्रोडक्ट चाहती हैं उसमें थोड़े डिफ्रेंसिएशन चाहती हैं कि मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स क्या करता है, उनको इन बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज़ कर देता है। फिर कस्टमाइज़ करके आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होते हैं, सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, बहुत चीज़ें लेनी होती हैं। और उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है गैलेक्सी को कि इनकी जो पूरी मार्केट है वो ओलिगोपोलिस्टिक है। उससे क्या होता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होती। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के लिए एक कस्टमाइज चीज़ बनाई है तो आप मोर और लेस उसी सप्लायर के पास बार बार जाएंगे। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ही स्टिकी बिजनेसेस हो जाते हैं उनके लिए। कि क्या होता है, अगर यूनिलीवर अपने लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवा रहा है तो बार बार वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के पास ही जाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इनको क्या पसंद है, कैसा इनको प्रोडक्ट चाहिए, क्या कैसा प्रोडक्ट इनको सप्लाई करना है। तो उससे बहुत ही है कि स्टिकी बिजनेस बन जाता है। अगर मैं अभी राइट नाउ बात करूँ तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का जो 55% बिजनेस है वो 10 लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज के साथ आता है। तो इससे एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आ जाती है कि बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से माल सप्लाई लेते हैं। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो इनका 60% जो मार्केट शेयर है वो ओलियो केमिकल्स में है। ओलियो केमिकल्स बेसिकली आप देखेंगे तो सोप्स में, शैम्पूज में, कंडीशनर्स में, इन सब में डलते हैं। और अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे एक जो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा वो ये था कि 9 आउट ऑफ 10 जो इंडियन कंज्यूमर हैं वो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स दैट हैव गैलेक्सीज इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो 10 में से 9 जो लोग हैं वो जो प्रोडक्ट सारे यूज़ करते हैं उसमें गैलेक्सी का इंग्रेडिएंट होता है। और पहले क्या होता था कि 1980s में, उससे पहले जब जब गैलेक्सी सर्फेक्टेंट नहीं थी, तो जो कंपनीज होती थी वो मेनली इम्पोर्ट करती थी सर्फेक्टेंट सारा। लेकिन जब से गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स आई है तो सारे जो मेजर मेजर बिजनेसेस हैं उन्होंने इनको ही सर्फेक्टेंट्स का ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं वो है कंटिन्यूस इनोवेशन। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। मैं आपको नंबर्स में बताता हूं, इनके पास अराउंड 77 पेटेंट्स हैं इस टाइम पे, और इनकी कुछ अराउंड 20 प्लस पेटेंट एप्लीकेशन है जो भी और ज़्यादा पेंडिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इनका R&D स्पेंड बहुत बहुत अच्छा होता है। इनका अराउंड इट वॉज लाइक क्लोज टू 70-80 करोड़ था 2019 के अराउंड, जो ये R&D में स्पेंड करते थे। न्यू प्रोडक्ट ग्रेड्स, प्रोसेस और एफिशिएंसीज इंप्रूव करते थे। बहुत बहुत अच्छा ये R&D में पैसा लगाते हैं। उसके बाद इनकी जो R&D टीम है उसमें अराउंड 75-76 कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास डॉक्टरेट्स हैं, देन बहुत केमिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही तगड़ी टीम है इनकी। अगर आप R&D फैसिलिटी देखें तो इनकी एक महाराष्ट्र में है जो तारापुर में। उसके बाद इनकी एक और फैसिलिटी है यूएस में जो कि R&D फैसिलिटी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर मैं इसमें आपको 2-3 और बेनिफिट्स बताऊं तो जो इनका आउट ऑफ इंडिया वाला अगर आप बिजनेस देखें तो वो भी इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टेबल है। यूएस में, नीदरलैंड्स में, इजिप्ट में, इस्तांबुल में। और मैं आपको बताऊँ तो 2/3 जो इनका ओवरऑल बिजनेस है
वो बाहर से ही आने लगा है अब। और एक और जो चीज़ है वो इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स प्लस उनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सो बहुत ही अच्छी कंपनी है ये दो और चीज़ें हैं जो मेरे को इन तीन चीज़ों के सिवा बहुत अच्छी लगी थी। सो गाइस, अगर हम इनके ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं लास्ट डेकेड की बात करूं तो इनके जो वॉल्यूम्स हुए हैं वो 3 टाइम्स हो गया है। इनका जो एबिट्टा है वो अराउंड 5 टाइम्स हो गया, और उनके जो प्रॉफिट्स है वो अराउंड 6 टाइम्स हो गए हैं। और अगर आप लास्ट डिकेड में इनका ROC देखें तो वो मोर और लेस 20, 21, 22% के अराउंड ही हॉवर करा है, उससे नीचे गया नहीं है। तो वो एक बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 10,548 करोड़ है। ठीक है, स्टॉक पी भी डिसेंट है 36.8। ROC और ROE दोनों ही बहुत अच्छे हैं, 23.8% है। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 70+ होना प्रमोटर होल्डिंग एक बहुत ही अच्छा नंबर है, 70.9 है। डेट टू इक्विटी तो ना के बराबर ही है, और उन्होंने कैपेसिटी भी अपनी बढ़ाई है तो उसके लिए थोड़ा बहुत डेट ले रखा है, लेकिन कोई इतना खास डेट है नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखें 28%, लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो 16.2%, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर है। डिविडेंड भी कंपनी एक डिसेंट नंबर देती है, 0.47%। सो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लास्ट 3 ईयर्स में देखें, इनका 3 ईयर्स पहले ही इनका IPO आया था, 31.8% बनाया। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इतना इनका बिजनेस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन तब भी जो इनका स्टॉक है वो कहीं खास गया नहीं है। तो आपको पता चलेगा इससे कि जो इनका स्टॉक है वो कितना अंडर वैल्यूड है। अगर लास्ट एक ईयर की मैं बात करूँ तो इनका जो स्टॉक है ऑलमोस्ट डबल हो गया, 110 120% रिटर्न दिया है। सो आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहें और देखना चाहें तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टॉक अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट स्मॉल कैप स्टॉक है वो है एफल इंडिया। एक बहुत ही अच्छा टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छा कर रहा है ये कुछ टाइम से। सो इस कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। सो बेसिकली जो कंपनी है वो बहुत बड़ी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिनका एक बहुत ही अच्छा मार्केट पोजीशन है इंडिया में। और अगर आप कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स देखें, सो जो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है वो है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म। सो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली वो क्या करता है कि जो इनके लीडिंग ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये डील करते हैं और जो B2C कंपनीज हैं, उनको हेल्प करता है इन कंज्यूमर एंगेजमेंट एक्वायर करने में, ट्रांजैक्शंस करने में, थ्रू रेलिवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो ये है फर्स्ट सेगमेंट। और अगर मैं सेकंड सेगमेंट की बात करूं तो वो है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। तो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको मेनली बताऊं तो वो हेल्प करता है ऑफलाइन कंपनीज को टू गो ऑनलाइन थ्रू प्लेटफॉर्म बेस्ड ऐप डेवलपमेंट। तो उसमें ये हेल्प करते हैं ऑफलाइन कंपनीज को ऑनलाइन जाने में। तो अगर हम डिस्कस करें कि हमारे को एक कंपनी क्यों पसंद है, जो फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बहुत ही हाई ग्रोथ मार्केट है और इसमें एप्पल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो अगर मैं आपको बताऊं, सो मेनली जो इनका फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स है जिसमें लोग डील करते हैं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में, सो उधर जो इन्होंने मोमेंटम बिल्ड करा है वो बहुत ही अच्छा बिल्ड करा है। और अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो अराउंड 29% कैगार से ग्रो करने वाली है इंडिया में नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। और साउथ ईस्ट एशिया में वो ग्रो करने वाली है अराउंड 18% के आकार में। तो आपको दिखेगा कि इसमें अभी कितनी ग्रोथ बाकी है। और उसके बेसिकली रीजंस वही हैं कि लोग, अगर आप देखेंगे इंडिया में भी देखेंगे तो जो लोग इंटरनेट यूज़र्स हैं एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोग आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन आपको दिखता है। यंग पॉपुलेशन है तो वो ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से ये मार्केट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली है। और जो टोटल डिजिटल एड स्पेंड होने वाला है इंडिया में अराउंड 2025 तक, वो होने वाला है 539 बिलियन रुपीज़। और उसमें से अगर मैं मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो उसका स्पेंड अराउंड 64% होने वाला है इस पूरे 539 बिलियन का। तो इनके लिए बहुत ही अच्छी स्कोप है ग्रोथ के लिए। और एप्पल जैसी कंपनी इसलिए इंडिया में सर्वाइव कर पाई है बिकॉज अगर आप देखें तो ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन एप्पल जैसी कंपनी इसमें इसलिए इसलिए सर्वाइव कर पाई है क्योंकि इनके पास जो कंज्यूमर प्रोफाइल्स का डेटा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे को कॉस्ट कम करने में बहुत हेल्प करती है। तो इन्होंने जो कंज्यूमर प्रोफाइल है उनको काफ़ी थ्रू AI, थ्रू मशीन लर्निंग, उससे इनको काफ़ी हेल्प मिली है अपने कॉस्ट कट डाउन करने में और वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में। कंज्यूमर प्रोफाइल डेटा रखते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लोकल नॉलेज यूज़ करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो है फोकस ऑन इंटरनेशनल मार्केट। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट की तो उसमें भी जो एप्पल है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर आप इनके रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो 58.5% जो इनके टोटल रेवेन्यूज़ हैं वो कस्टमर्स वो हैं जो इंडिया के बाहर से हैं। इनकी जो की इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, अगर मैं आपको इमर्जिंग मार्केट्स में बताऊं तो साउथ ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है,
और डेवलप्ड मार्केट्स में अगर बताओ तो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, जापान है। इनके 3 इंटरनेशनल ऑफिसेज भी हैं, एक सिंगापुर में है, एक जकार्ता में है और एक दुबई में है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 6 टॉप ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उन सब के साथ ये काम करते हैं, सबके साथ। और अगर मैं आपको डेटा बताऊं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एड टेक मार्केट, तो वो भी 10% कैगार से ग्रो करने वाली है अराउंड 2023 तक। तो ये आप देखेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एप्पल इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहा है। थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कंज्यूमर बेस्ड प्लेटफॉर्म है आपका टेक प्लेटफॉर्म, तो आपको हमेशा अपनी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करते रहना है। सो एज ऑफ 2019 May 31, तो इनके अराउंड 100 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ थे इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में। और वो हर साल ये लोग धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं, जिनका फोकस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंज्यूमर प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे, डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए। और उससे अगर ये बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, जो इनके कॉस्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे डाउन जाना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पैटेंट्स की बात करूँ तो इन कंपनी ने 14 पैटेंट्स फाइल करे हैं सिंगापुर और यूएस में, जिसमें इनका एक एआई ड्रिवन इंटेलिजेंस प्रोडक्ट था जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन इन्होंने 14 पैटेंट्स अपने फाइल करे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे पता चलता है कि अपनी टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमेशा ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। सो गाइस बेसिकली अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 14,273 करोड़ का है। स्टॉक पी बहुत ही ज़्यादा हाई है, 106 है। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है अगले 5-10 ईयर्स में, और उस कंपनी का मार्केट शेयर उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली मार्केट आपको एक बहुत अच्छा पी देती है। ROC और ROE देखें तो बहुत ही अमेजिंग है, 39.2 और 45.9%। प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट है, 59.9%। डेट टू इक्विटी 0.33 है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। ये आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो लास्ट 3 ईयर्स की है वो 69.2% है। डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, तो 0% है। और अगर आप स्टॉक रिटर्न देखिए तो अराउंड 2 ईयर्स ही हुए हैं इसको लिस्ट हुए हुए, 534% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग रिटर्न है। सो गाइस जो हमारा अगला स्टॉक है वो एक केमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसका नाम है एल्काइल अमीन्स। तो इसका बिजनेस देख लेते हैं। सो एल्काइल अमीन्स जो है वो बेसिकली 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरर है एलिफैटिक अमीन्स की इंडिया में। सो बेसिकली जो उनके प्रोडक्ट्स हैं अमाइंस, वो उनका जो एंड यूज़र इंडस्ट्री है वो फार्मा होती है, 61% ऑफ शेयर। अगर आप देखें तो केमिकल्स लाइक एग्रो, देन वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, फाउंड्री, डाइज में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, एक्सेट्रा बहुत चीज़ों में इसका यूज़ है। अगर हम देखें कि वाई डू वी रियली लाइक दिस स्टॉक्स, तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि इसका जो एलिफैटिक अमीन्स है उसमें 45% मार्केट शेयर है। तो अगर आप देखें तो ये जो एलिफैटिक अमीन्स वाली जो इंडस्ट्री है वो मेनली, अगर आप देखें मोरलेस एक डुओपोली है, एक ये एल्काइल अमीन्स और एक जो बालाजी अमीन्स है, उनका अराउंड 90% दोनों को मिलाकर 90% शेयर है एलिफैटिक अमीन्स में। और अगर आप एलिफैटिक अमीन्स में देखें तो जो मार्केट शेयर है ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होता जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होता जा रहा है। और नए नए जो कंपनीज हैं वो नहीं आ पा रही, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री है। सबसे पहले मैं आपको बैरियर टू एंट्री बताऊं तो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है ये। सो वो एक बैरियर टू एंट्री है। सेकंड मैं आपको बताऊं तो जब भी आपको ये केमिकल्स वगैरह बनाने होते हैं तो इसमें आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस बहुत ज़्यादा लेने होते हैं, जो बहुत एक ज़्यादा लंबा और टीडियस प्रोसेस हो जाता है। सो वो भी एक बैरियर टू एंट्री हो जाता है। तो इस बिजनेस में ही ओवरऑल काफ़ी बैरियर्स टू एंट्री भी हैं। और अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस दो जो कंपनीज़ हैं उन्होंने पूरा 90% प्लस शेयर ले रखा है एलिफैटिक अमीन्स में। सेकंड अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो जो अमीन्स है उनकी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने लगी है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक तो है कि जो चाइना फैक्टर है, चाइना प्लस वन आपने टर्म यूज़ सुना होगा काफ़ी ज़्यादा। तो एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, चाइना ने क्या करा है, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं उनके वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, और उनकी क्लियर स्काई पॉलिसी है जो पोल्यूशन बीट करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा है, जो अमाइंस का प्रोडक्शन वगैरह वो काफ़ी कम कर दिया है। इस वजह से क्या हुआ है, जो ग्लोबली जो हैं सारे प्लेयर्स जिनको अमाइंस चाहिए वो सब इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि अल्काइल अमीन्स एक बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर ले रखा है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
ग्लोबली वैसे भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो, क्योंकि जो ग्लोबल बड़े प्लेयर्स हैं वो बेसिकली देखते हैं कि कहाँ हमारे को लो कॉस्ट लेबर मिलेगी और कहाँ ये सब कुछ लो कॉस्ट में हो जाएगा केमिकल इंडस्ट्री में। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो इंडिया को जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं, और उसमें अल्काइल अमीन्स ऑब्वियसली उनका फर्स्ट कंपनी होगी जिसको वो रीच आउट करेंगे। और डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, अगर आप देखें मेक इन इंडिया, देन जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती रहती है कुछ केमिकल्स पे, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे इनका जो अगर ओवरऑल देखें डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस वजह से जो कंपनी है वो भी लास्ट 2-3 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात देखूं तो इनकी जो R&D कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर मैं बात करूं, इनके जो फाउंडर और चेयरमैन हैं मिस्टर योगेश कोठारी, वो खुद ही एक केमिकल इंजीनियर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से, और उनको अराउंड 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है केमिकल इंडस्ट्री में। और उनकी जो टॉप जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत लोग हैं जिनको ऐसा ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो कंपनी की R&D टीम काफ़ी अच्छी है, 50+ एम्प्लॉयज़ हैं उसमें, और उनमें से बहुत ऐसे एसोसिएट्स हैं जो इस कंपनी में लास्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा है। उसके अलावा मैं अगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो हर साल कंपनी अराउंड 20 न्यू प्रोडक्ट्स निकालती है। हर साल अराउंड 20 न्यू प्रोडक्ट्स निकालती है, जिससे उनको एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज मिलती है, और उनका जो मार्केट शेयर है और जो मार्केट है उसको वो बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के लिए। फंडामेंटल्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉग है। मार्केट कैप इनका 18,338 करोड़ पहुंच चुका है। स्टॉक पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है ये कंपनी का भी, आप देखें तो 62.1 पहुंच गया है। ROCs और ROEs देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या है इसका रीज़न ओवर वैल्यू होने का। 44.4% इसकी ROE है, 56.6% की ROCE है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 42.8% से हुआ है, जो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो और ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, 65.8%। डेट टू इक्विटी देखें तो ना के बराबर ही है, जबकि कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं वो धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ाती जा रही हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है, 70% से ऊपर है, 74.1% है, तो बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक ही है, 0.22%, बट अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड देती है। स्टॉक अगर आप रिटर्न्स देखें 5 ईयर्स में तो 95.9% रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, और अगर आप स्टॉक रिटर्न्स देखें लास्ट 3 ईयर्स में तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, 144% रिटर्न दिया। और अगर आप लास्ट 1-1.5 साल में देखें तो अराउंड 250-300% कंपनी के शेयर्स ग्रो कर गए। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी नीश सेगमेंट है, लेकिन इस कंपनी का एक अच्छी खासी मोनोपोली है इस सेगमेंट में, और ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने वाली है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में इस सेक्टर में। तो गाइज मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये जो मैं बता रहा हूँ सारे स्टॉक्स, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। आप सिर्फ मेरी सुन के इसमें इन्वेस्ट मत करिए। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी बात कीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू।